ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? बिल्कुल पाते सी। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ना ਸੁਣਾਓ जी, ਸਾਨੂੰ। ना ना ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ? चिट्ठी का फायदा यह था कि जब आपको गुस्सा आता था और उस गुस्से को आप चिट्ठी पे लिखते थे तो बड़े पोलाइटली, प्यार से, सोच के लिखते। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। आर्मी ने मुझे सिखाया कि जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो तौर तरीके आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप करोगे सही है, तो आप घुल मिल जाओगे। सही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने एक चीज़ सीखी है कि पहाड़ में हो, रेगिस्तान में हो या कहीं पे भी आप चले जाइए, कुदरत नेचुरली कोई चीज़ वहाँ पे वो चीज़ नहीं उगाती जो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। हिंदी में कहते हैं कि दो नाव एक साथ नहीं चढ़नी चाहिए। हाँ, हिंदी में कहते हैं। सही है। मैं कहता हूँ आर्मी में ये दो नाव एक साथ चलते हैं और बहुत बढ़िया चलते हैं। क्या बात है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसी जगह पे था, कई बार ऐसी जगह पे था कि हम वेट करते थे कि चिट्ठी कब आएगी। आजकल तो लोग व्हाट्सएप ये वो करते हैं, हमारे टाइम पे तो नहीं था। पंजाब में है अभी, देख लीजिए गुरुपुरब होगा, आप देखिए आर्मी यूनिट्स के वो लोग भी लंगर लगाते हैं, लाਉਂਦੇ हैं। सही है। दिवाली है, दिवाली फंक्शन होगा, ईद है, ईद की सेवइयां बटेगी। सही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ MNBP ਸ਼ਰਮਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ठीक ठाक हो जी? बस जी, प्रभु की इच्छा, आप जैसे यार दोस्त का साथ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਬੰਨੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। एक्सलेंट। तो श्री गणेश करते हैं जी। मेरा पूरा नाम है कर्नल MNBP शर्मा जी। अभी आपका नेचुरल सवाल था, ये तो बड़ा लंबा नाम है। हाँ। यार बंदा भी लंबा है। तो मेरा पूरा नाम है मुदिगोंडा नाग भैरव प्रसाद शर्मा, ये मेरा नाम। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਗ ਭੈਰੋ ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। एक्शन रिप्ले कर लेते हैं। हाँ जी। मुदिगोंडा, M मुदिगोंडा, जी। N से नाग, जी। B से भैरव, क्या बात है। P से प्रसाद शर्मा। शर्मा। क्या बात है सर। ये इतना लंबा नाम कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। इसका कारण ये है, मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ आंध्र प्रदेश में, एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा बहुत बड़ा शहर फेमस भी है। हाँ जी। तो मैं वहाँ की पैदाइश है मेरी जी। विजयवाड़ा में पैदा हुआ हूँ और मेरे माता पिता आंध्र प्रदेश से हैं, तो इसलिए नाम बड़ा है। ये नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। मेरा एक्चुअल नाम रखा था माँ बाप ने MNBP, यानी कि मुदिगोंडा नाग भैरव प्रसाद, और मैंने अपनी एजुकेशन की पहली क्लास शुरू की थी भोपाल में। जी। तो जब पिताजी ने मेरा नाम लिखा तो जो स्कूल का क्लर्क था उसने सोचा कि पिताजी ने अपना सरनेम लिखना भूल गए, शर्मा लिखना भूल गए, शर्मा लिखना भूल गए, तो MNBP के साथ स्कूल के क्लर्क ने शर्मा ऐड कर दिया, तो इसलिए MNBP शर्मा पड़ा। लेकिन जो नाम रखा था पिताजी ने वो था MNBP। जी। ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕਾਡੂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਡੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? मेरे फादर थे, मेरे फादर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे। ओके। और बचपन से ही हम लोग थ्रू आउट इंडिया हमारा ट्रांसफ़र होता था।
तो एजुकेशन कई कई ऐसी सी जगह देखी हैं हम लोगों ने बचपन में कि जो कभी आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, जो आजकल बड़े नाम हैं, बड़े नाम ने। उन दिनों बहुत छोटे छोटे कस्बे थे, गांव थे। तो वहाँ से हम लोग शुरू किया। और जो पहली बार मैं स्कूल गया और या पहले शब्द जो बोले वो मैंने अपनी मदर टंग नहीं बोली, हिंदी बोली। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बिलासपुर में थे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले शब्द बोले हिंदी। पहला स्कूल ज्वाइन किया भोपाल में। फिर उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया मद्रास, उन दिनों मद्रास, आजकल चेन्नई बोलते हैं। तो वहाँ पे फिर तमिल सीखी। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद, तो वहाँ पे तेलुगु सीखी। हालांकि मेरा मदर टंग है, तो तेलुगु वहाँ पे सीखी। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र आए दिल्ली, तो फिर ठेठ वो जिसे बोलते हैं ना कि हरियाणवी हिंदी, हरियाणवी हिंदी, हरियाणवी हिंदी हिंदी मिक्स। वो वहाँ सीखी। फिर आर्मी आ गई। ਆਰਮੀ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? देखिए बचपन से मैं केवी का पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल, हाँ, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय। और जो मैक्सिमम केवी के स्कूल्स थे वो सारे कैंटोनमेंट के आसपास थे। बिल्कुल। तो बचपन में जो स्कूल था वो भी कैंट के पास कैंट था। के पास। तो उसकी वजह से कैंट लाइफ का काफ़ी इन्फ्लुएंस केवी के बच्चों पर होता है। क्योंकि हमारे सारे स्पोर्ट्स मीट, कंडक्ट, हमारे मैनेजमेंट कमेटी, तो सारे फौजी होते हैं। फौजी होते हैं। तो हम लोग भी देखते थे कि ना स्मार्टली टर्नड आउट, ऑलवेज ऑन टाइम, कभी किसी से बदसलूकी नहीं। अगर 9 बजे का फंक्शन है तो ठीक 9 बजे पहुंच जाएंगे। डिसिप्लिन पूरा। डिसिप्लिन पूरा। अच्छा, जितने भी हमारी एक्टिविटीज होती थी उसमें आर्मी बैंड जरूर आता था। तो छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। अट्रैक्ट हो गए तुसी। अट्रैक्ट हो गए। अच्छा, बगल में ही एक मिलिट्री हॉस्पिटल था, कभी किसी बच्चे को चोट लग गई तो बच्चा सीधा मिलिट्री हॉस्पिटल, चाहे फौजी का बच्चा हो चाहे सिविलियन हो, वहाँ पे ट्रीटमेंट देखते थे कि कैसे हम लोग के साथ बर्ताव किया जाता। इट प्लेड ए वेरी बिग रोल इन फॉर्मुलेटिंग माई थॉट्स टू जॉइन आर्मी। तो बचपन से मेरा यही था कि मैंने तो आर्मी ज्वाइन करना। ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैंने आर्मी ज्वाइन की 1983। जी। 1983 एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था। एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो उसको क्लियर करके मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। और जब हम कमीशन होते हैं तो हमारे टाइम पे स्टार्ट था सेकंड लेफ्टिनेंट, जी। सिंगल स्टार, जी। सिंगल स्टार, सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट 2 स्टार होते हैं, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड सो ऑन। जी। तो शुरुआत की एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। क्या बात है। एंड आप देख लीजिए 1983, आज है 2000। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਰ ਉਦੋਂ? उस टाइम पे मेरी उम्र थी 21। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, जी। ਸੈਕੰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जी। ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ। तो लेकिन साथ ही साथ चूंकि बचपन से आर्मी से कनेक्टेड था, फादर ऑल इंडिया हम लोग घूमते थे, एंड आर्मी के अंदर जो ट्रेनिंग हमको दी जाती वो यही सिखाते हैं कि एंटायर कंट्री इज योर होम। ਸਹੀ ਹੈ। पूरा देश ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ। आपका ही घर है। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। अभी आप देखिए, मैं आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, सेटल कहाँ हुआ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ। पंजाब में। तो हम यही समझते हैं। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਟਾਈਪ ਲੱਗਿਆ। मैं आर्मी की थैंक यू इसलिए बड़ी सिंसियरली करता हूँ। आज की तारीख में मैं 7 लैंग्वेजेस बोलता हूँ, 7 भाषाएं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आर्मी ने मुझे सिखाया कि जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो तौर तरीके आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप करोगे सही है तो आप घुल मिल जाओगे। सही है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट। उसकी वजह से आज मुझे आप किसी से भी बात करने के लिए बोलिए, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सारे साडे ही हैं जी। सही है। बाहर का कौन है? सब अपने हैं। सही है। यही चीज़ सिखाती है।
ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਫਿਰ? मेरी सबसे पहली पोस्टिंग थी धर्मशाला, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। और बहुत सुंदर जगह है मैं धर्मशाला। मैं मैं काफ़ी समय ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ आया जोल कैंट। अच्छा, योल कैंट। तो योल कैंट से ऊपर है धर्मशाला। तो धर्मशाला में मैक्लोडगंज के पास वहाँ पे मेरी पहली कमीशन हुई। और बहुत सुंदर जगह है। और अभी तो खैर काफ़ी कंक्रीट जंगल हो गया है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी जंगल थे। तो एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट हम लोग का रूट मार्चेस वगैरह होते थे। त्रिहुंड करके एक दौलाधर रेंजेस में एक जगह है, वहाँ पे अच्छा जी आज क्या है, त्रिहुंड जाके आना है। तो 2.5-3 घंटे जाने में लगते थे, 2.5-3 घंटे आने में लगते। ठीक है जी, बट इट वॉज गुड, वेरी गुड। एंड वहाँ पे रह के मैंने ये सीखा है, धर्मशाला में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है, वहाँ पे टिबेटन्स बहुत हैं। सही है। टिबेटन्स बहुत है। उनके कल्चर के बारे में, वो इंडिया क्यों आए हैं, वहाँ पे क्यों सेटल हुए हैं, उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी, वो वहीं रहते हैं, मैक्लोडगंज में। बिल्कुल मैक्लोडगंज ही रहते हो। वो मैक्लोडगंज ही रहते हैं। आई लर्नड ए लॉट कि कैसे वो अपने आप को सादगी ज़िंदगी से कैसे टफ कंडीशंस में रह के निकलते हैं। लर्नड ए लॉट। जहाँ पे भी गया हूँ मैंने सीखा ही है। उसके बाद आया मैं गंगानगर। जी, राजस्थान से सीधा राजस्थान कह लीजिए या पंजाब टच है, 25% पंजाब कल्चर ही है, है। पंजाब कल्चर ही। वहाँ पे देखा कि कैसे सूखे में भी गर्मी में भी लोग कैसे खुश रहते हैं। एट वन टाइम श्री गंगानगर का टेम्परेचर जो है इंडिया का हॉटेस्ट होता था। बिल्कुल श्री गंगानगर सही है। गर्मी में 45-46 45 चला जाता। लेकिन वहां पे भी लोग खुश। सही है। और उस सूखे इलाके में कैसे हमने फसल उगानी है वो वहां देखने को मिलता है। आप राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, सूरतगढ़, फिर उसके बाद आगे जैसलमेर तक जैसलमेर तक गर्मियों में कैसे हम लोग जी सकते हैं, वो है। और जैसे कि हर जगह हम लोग देखते हैं कि वहाँ का रख रखाव, जो लोकल जो कपड़े पहनते हैं और जिस ढंग से पहनते हैं, अगर आप वो उस ढंग के कपड़े पहनेंगे आप उस मौसम के लिए, वो सबसे बढ़िया है। सही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने एक चीज़ सीखी है कि पहाड़ में हो, रेगिस्तान में हो, या कहीं पे भी आप चले जाइए, कुदरत नेचुरली कोई चीज़ वहाँ पे वो चीज़ नहीं उगाती जो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों में देखिए लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। हम सोचते हैं यार ठंड है तो रोटी खानी चाहिए, लेकिन वहाँ पे चावल चलता है पहाड़ों में, या मक्की की रोटी, कनक दी नहीं चलती। क्योंकि कुदरत जानता है कि यहाँ के मौसम, यहाँ के लिए आपको ये सही है, ये सही है। राजस्थान में चले जाइए, लस्सी खूब चलती है, पतली वाली लस्सी। सही है, क्योंकि वहाँ के लिए वो ज़रूरी है। पंजाब में नवरात्रों के टाइम पे मीट बिल्कुल नहीं खाते। सही है। राजस्थान में उल्टा है, नवरात्रों के टाइम खाते। इसका कारण है कि अगर आप देखिए नवरात्रे 2 आते हैं, अप्रैल और अक्टूबर। अप्रैल का महीना का जो नवरात्र, इसके बाद क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं। हाँ। तो गर्मी मतलब का कम हो गई, तो इनने सारे पेड़ वगैरह जिंदा कैसे रहेंगे? ओके। तो कुदरती कानून ऐसा बना है कि भाई नवरात्र में मीट खाना है ताकि आपकी भेड़ की संख्या कम हो, क्योंकि का कम है। इसी तरह से अक्टूबर के महीने में उसके बाद सर्दियां शुरू हो जानी, फिर का के थे। सही है। फिर नवरात्र आते हैं, फिर वही होता है। सही है। पंजाब में उल्टा है। सही है। अच्छा, फिर रिटायर्ड कदों हुए सर तुसें? मैं रिटायर हुआ 2020 अगस्त। ओके। हाँ जी। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ? हाँ जी, कर्नल पे रिटायर। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बिल्कुल ਨੇ। सही। ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। और वो ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? एक हिंदी में कहते हैं कि दो नाव एक साथ नहीं चढ़नी चाहिए। हाँ। हिंदी में कहते हैं। ਸਹੀ ਹੈ। मैं कहता हूँ आर्मी में ये दो नाव एक साथ चलते हैं और बहुत बढ़िया चलते हैं। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। दो नाव एक साथ सवार होकर हम लोग बहुत बढ़िया चलते हैं। कारण पूरा का पूरा आर्मी, अभी जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, बतौर एज ए फैमिली आई हैव स्टेड वेरी लेस। लेकिन मुझे कभी अपने परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जी। क्योंकि दूसरे परिवार लोग आके मेरी फैमिली की देखभाल करते हैं। ओके। कि अच्छा जी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बॉर्डर पे हूँ, मेरी फैमिली एक जगह पे है, तो वहाँ की जो लोकल आर्मी फैमिलीज हैं वो सब मिलके उनकी देखभाल करते। सही है। स्कूल जाना, और कोई तकलीफ हो गई तो हॉस्पिटल ले जाना, बीच बीच में कोई ना कोई आके मिलता रहता है कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हुई है तो वो तकलीफ कैसे दूर हुई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे परिवार जो आर्मी है उसने देखभाल किया, मुझे पता भी नहीं लगा। ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਹਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ये और फिर हम लोग को देखिए, कई जब हम लोग छुट्टी आते, मेरी सर्विस के दौरान मैं ऐसी ऐसी जगह से छुट्टी आया कि छुट्टी आने के लिए 3 दिन पहले तो पैदल चलो, अच्छा, उसके बाद 2 दिन बाई रोड आओ, उसके बाद 3 दिन बाई ट्रेन चलो और लास्ट में बस पकड़ के घर पहुंचो। यानी कि 10 दिन ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ 10 ਜਾਂਦੇ। दिन मेरे ऐसे ही चले गए। तो फिर जब ये 10 दिन जब ऐसे चले गए तो बंदा सोचता है ये 10 दिन चले गए तो ये 10 दिन भी मैंने बची हुई छुट्टी में एंजॉय कर। ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ। तो हम लोग पॉजिटिव देखते हैं। सही है। जब आप पॉजिटिव देखोगे आपको हर एक चीज़ एंजॉयमेंट होती है। सही है। हम लोग ये हिंदी का बड़ा फेमस गाना है ना, पिक्चर का नाम मैं भूल गया, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, ये या पंकज उदास जी का है। पंकज उदास जी का है। वो नाम पे नाम मूवी संजय दत्त दी। और दूसरा एक और दूसरा बड़ा मशहूर गाना है बॉर्डर फिल्म में, जो अनु मलिक का संदेशे आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसी जगह पे था, कई बार ऐसी जगह पे था कि हम वेट करते थे कि चिट्ठी कब आएगी। आजकल तो लोग व्हाट्सएप ये वो करते हैं, हमारे टाइम पे तो नहीं था। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣ ਕੋਲ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਊ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਊ, ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ये जो चीज़ जो आप बता रहे हैं, एक ट्रेडिशन, हर एक का अपना अपना एक ट्रेडिशन होता है। अभी जैसे मान लीजिए आज 50 चिट्ठियाँ आई है, हाँ भाई शाम को रोल कॉल होगा, हाँ भाई किस किस की चिट्ठी आने वाली है, तो कई नेचुरली सभी ने बोला हाँ जी मेरी आएगी। अच्छा जिसकी चिट्ठी आई वो क्या करेगा, सर जी आप तुसी जो बोलो असी वो करांगे। अच्छा चलो भाई 1 2 3 4 5 10 एक साइड आ जाओ। अभी बताया नहीं कि किसकी आई है, किसकी, जो 10 अलग किए है वो किसकी है वो नहीं पता। ये जिनकी आई है वो है या जिनकी नहीं आई है वो है। अच्छा भाई जो जो सोचता है उसकी चिट्ठी आई है 50 हैंड स्टैंड कर दो, पुशअप्स। आप बिलीव नहीं करोगे, सबके सब 50 करेंगे कि ये शायद मेरी आई है। तो दिस इज जस्ट वन एपिसोड टू ब्रिंग एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती है। सही है। उदो तो जमाना भी बहुत ज्यादा वही था। ਹੁਣ ਤਾਂ एंटरटेनमेंट ਦੇ बहुत तो साधन ने। खैर डिश टीवी हो गए, ये वगैरह हो गए। उस जमाने में तो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती,
इंग्लिश के गाने सुनने हैं तो फोर्सेस रिक्वेस्ट, हिंदी के सुनने हैं तो फौजी भाइयों की फरमाइश, जयमाला। जयमाला। और हर शनिवार को जयमाला कार्यक्रम में एक फिल्म स्टार होता था और उसी को रिपीट करते थे अगले दिन रविवार को 3 बजे। 3 ਵਜੇ। ये सारे फेवरेट प्रोग्राम्स होते थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? बिल्कुल बांधते सी। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ना ਸੁਣਾਓ जी, ਸਾਨੂੰ। ना ना ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। नहीं 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 इदा भी नहीं है। लिखते सी, बड़े प्यार नाल लिखते सी। देखिए ऐसा है कि चिट्ठी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, किसी बात पे गुस्सा आया, मैं ऐ भी कर देना, वो भी कर देना, ये इसने ये नहीं काम किया, लेकिन वही चीज जब आप चिट्ठी पे लिखते हो तो ध्यान से, धीरे से, पोलाइटली, सोच समझ के लिखते हो। आजकल क्या है, व्हाट्सएप हो गया, गुस्सा है, तूने ये नहीं किया, व्हाट्सएप पे गालियां शुरू हो जाती, ब्लॉक। फिर वो ब्लॉक हो जाता है। चिट्ठी का फायदा ये था कि जब आपको गुस्सा आता था और उस गुस्से को आप चिट्ठी पे लिखते थे तो बड़े पोलाइटली, प्यार से, सोच के लिखते। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। मुझे भी गुस्सा आता था, आप ये मत समझिए कि मैं दूध का दूल्हा हूँ। मुझे भी जब आता था, लेकिन जब उसको चिट्ठी में लिखता था, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा सा ठंडा दिमाग करना पड़ता है, तो उसी चीज को, गुस्से वाली बात को पॉजिटिवली, प्यार से भी समझा देते थे। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ? उनका रिप्लाई आने में ਉਹ ਡੀਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो जो टाइम है ना, वो जो इंतजार का फल मीठा बोलते हैं ना, बस वही होता है। ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ हाँ जी, ਚਿੱਠੀ हाँ जी, ਆਏਗੀ। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए ऐसा है कि कई कई जगह पे ऐसा है कि चिट्ठी तभी आ सकती है, 3 दिन बाई रोड आना है, फिर उसके बाद ऐसा है अगर थोड़ी किस्मत अच्छी है, हेलीकॉप्टर वाला कोई मिल गया जान पहचान का, तो वो हेडक्वार्टर से चिट्ठियां उठा लाता है। अच्छा। नहीं है तो भाई By फिर road हेडक्वार्टर पहुंचने के 10 दिन बाद आपके पास आएगी। अच्छा। ये भी होता है, लेकिन उसका मजा ही कुछ और है। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ? हाँ जी बिल्कुल, कर दे सी इंसान है। लेकिन पोलाइटली, बिकॉज जब आप लिखते हो, जो शब्द आप बोलते हो वो चिट्ठी में नहीं। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ ਕਰਨ। नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है कि चिट्ठी में जब हम लोग, चिट्ठी से हम लोग बातचीत करते हैं और जिस ढंग से हम चिट्ठी में लिखते हैं, चाहे वो लिखें या मैं लिखूं, हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं ਸਹੀ ਹੈ। कि देखो ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा है, या इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए। तो जब पहुंचते थे चीज़ें सेटल हो जाती थी। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ? ओ बहुत। बहुत। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ? बिल्कुल लेते हैं। ਵੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पता चल जाता है। वो तो पता चल जाता है। ये देखिए सबसे जो चीज़ मिस करता था, एक बार मैं छुट्टी से वापस आया तो 4 महीने हो गए, तो बेटा मेरा छोटा था, 1 साल का भी नहीं हुआ था। जी। तो मैंने बोला था कि यार चिट्ठी लिखी कि यार अभी बेटे की नई वाली फोटो भेज दो। अभी तो व्हाट्सएप पे फोटो खींचा, भेज दिया। ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੀ। उस दिन उसको फोटो खिंचवा के फिर भेजना था। जब फोटो खिंच के आई, मैंने कहा ये है? पहचान ही नहीं पाया मैं, क्योंकि जब मैं उसको छोड़ के गया था ਛੋਟਾ ਸੀ। 8 महीने का था, और फोटो आई जब वो 14-15 महीने का था। ਕੀ ਬਾਤ है। उसकी बाल लंबे, जुल्फे। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? कहता बच्चा बड़ा होता है, तू तो वहीं पे है। सही है। सो ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी के शादी का कार्ड आता है तो वो इवेंट के बाद ही आता है। सही है। शादी का कार्ड आया, वो तो जब शादी हो गई, वो हनीमून से वापस भी आ गए, तब वो कार्ड पहुंचता है। ये है। सही है। बट ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ
ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ बिल्कुल सही। एक एग्जाम्पल दूं मैं इसका। ਜੀ ਸਰ। आजकल व्हाट्सएप पे चलता है ना कि मान लो किसी की वाइफ की हस्बैंड से लड़ाई हुई हो, उसी टाइम पे व्हाट्सएप पे शुरू हो जाती कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो मैं एक जगह ऐसी जगह पोस्टेड था जहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर था, काफ़ी सारे ट्रूप्स होते थे। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था, मैंने कहा यार देखो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन व्हाट्सएप पे कभी रिएक्ट मत करो, सही है। क्योंकि उस पे अगर आप रिएक्शन क्या होता है, तुरंत होता है, जो कि हम बगैर सोचे करते हैं। सही है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता था, और क्वेश्चन ये था, मेरे को एक चीज़ बताओ, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना। जी आपकी वाइफ ने आपको मैसेज दिया, जी। भैंस अंडे पे बैठ गई, मुर्गी ने दूध नहीं दिया, मैं बहुत परेशान हूं, बताऊं क्या करूं। अब यह बताइए इसका सॉल्यूशन। मैं सवाल फिर दोहराता हूं, सही है, मैं समझ गया। मैं भैंस अंडे पे बैठ गई, मुर्गी ने दूध नहीं दिया, अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल नहीं। सही है। कुछ चीज़ों का हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ उसी टाइम पे ख़त्म हो जानी चाहिए वो फिर ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाए। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ, हाँ जी। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ नहीं ਕੀਤਾ। देखो जी, ऐसा है, मैसेज किया इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका काम ख़त्म हो गया। हाँ। अगर मैसेज पे अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि काका फ़ोन चक, गल कर ले। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पेशेंस कम हो गई। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। इसी करके है, इसी करके मैं सच में बता रहा हूँ कि जो मैंने आर्मी में सीखा है वो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना हेल्पफुल करता है अभी भी। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। थैंक यू। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਗਲੋ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਆ। ऐसा कुछ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਲ ਐਂਡ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल सही। इसके दो कारण हैं। एक, हमारे इतने साल हमारा जो बॉडी का जो क्लॉक है, एक बॉडी क्लॉक होता है हर एक का, हमारा बॉडी क्लॉक का सेटिंग ऐसा है, चाहे रात को 1 बजे भी सो, मैं सुबह 5 बजे नींद खुलनी है। इसलिए नहीं कि मेरी एज हो गई, बचपन में भी यही हाल होता। उसके बाद चाहे पावे मैं सो जाऊं, जी, लेकिन खुलनी नींद उसी टाइम 5 बजे। 5 बजे खुलनी। कुछ भी हो जाए, शाम को 3:30 बजे उंगलियां ना वो शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि गेम खेलना सही है। आदत है। वो ऑटोमेटिकली जो फिंगर्स हैं, ये पैर हैं या दिमाग है, वो गेम की तरफ चला जाता है। विद एज, आफ्टर रिटायरमेंट, आई वुड लव टू प्ले अ राउंड ऑफ गोल्फ। आप मुझे अब गोल्फ क्लब्स दे दीजिए, मैं यहीं शुरू हो जाऊंगा इंटरव्यू छोड़कर। क्या बात है। तो एक साइकिल, हमारा बॉडी साइकिल यूज टू हो जाता है कि 6 बजे जाना ही जाना है, पीटी होती है, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करना ही करना है, क्योंकि आदत है, आपका बॉडी क्लॉक ऐसा सेट हो गया। ਇਹਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। बिल्कुल। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਉੱਠ ਲਾਂਗੇ। आराम क्या, वो आराम कैसे करता है? सुबह अपना फिजिकल एक्टिविटी किया, ब्रेकफास्ट किया, आराम नहीं करता वो। फिर वो घर के, अभी जैसे मैं रिटायर हुआ, अभी शादी के 30 साल तक मेरी वाइफ ने घर का सारा काम, बच्चे वगैरह संभाल। अब मेरा टाइम है उसको हेल्प करना घर के कामों में। तो बंदा बैठता नहीं है। बिल्कुल। लोग कहते हैं यार रिटायर हो गए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आपको बिजी रखना चाहिए। अरे यार हम तो वैसे ही बिजी हैं। कोई जॉब ना करते हुए भी हम लोग अपने आर्मी रूटीन के चलते चलते हम लोग इतना बिजी रहते हैं, खुश है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वी ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल रिलीजन्स
as one. सही है। आर्मी में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद ऐसा नहीं होता, उसका नाम होता है सर्वधर्म स्थल, जहाँ पे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर जान सके। सब। मैं हिंदू हूँ, लेकिन चर्च परेड, गुरुद्वारा परेड, मस्जिद परेड, मंदिर परेड, जी। ये हमने अटेंड करना ही करना है। और इन ऑफिशियल चीज़ों में एक दूसरे के रिलीजन के बारे में, उसकी खासियत के बारे में हमें बताते हैं। सही है। हर एक यूनिट में एक रिलीजियस टीचर होता है, बिल्कुल। उसका काम होता है अपने रिलीजन के बारे में तो बताना ही बताना है, दूसरे लेकिन दूसरों के बारे में भी बताना है। सही है। मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, ईद भी मनाते हैं, बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट भी मिलता है, ईद के कबाब भी मिलते हैं। क्या बात है। सही है। ये आर्मी ने सिखाया हमें। सही है। आप JNK में चले जाइए, जितने पीर्स हैं वहाँ पे, कई जगह पे आपको पीर मिलेंगे, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट और सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले आर्मी वाले होते हैं। सही है। कई कई लोकेशंस ऐसी है कि भाई इस लोकेशन के आगे कोई मीट कटिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का लोकल रिलीजियस सेंटिमेंट है। सही है। हम लोग लोकल्स के साथ मिलके काम करते हैं, लोकल्स के अगेंस्ट नहीं करते हैं। सही है। जहाँ पे कल्चर है वो वही कल्चर हम फॉलो करते हैं। पंजाब में है, अभी देख लीजिए गुरुपुरब होगा, आप देखिए आर्मी यूनिट्स के वो लोग भी लंगर लगाते हैं। लौंडे हैं। सही है। दिवाली है, दिवाली फंक्शन होगा, ईद है, ईद की सेवइयाँ बटेगी, सही है। हर यूनिट में होता है। सही है। और यहाँ पे सिटी में बैठ के मैं ये देख रहा हूँ, खासकर यहाँ पे CTU में देख रहा हूँ, दिस इज वन बिग फैमिली। आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आपके पास नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स हैं, आपके पास साउथ के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब से तो है ही। तो ये इंडिया ही है, मिनी इंडिया है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे मज़ा आता है। ਅੱਛਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, जी जी। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆ? बिल्कुल ਬਹੁਤ है, ਸਾਰੇ बिल्कुल ਆਰਮੀ है, ਮੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ बिल्कुल है, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। बिल्कुल आते हैं। ਕੋਈ ਯਾਦ? नहीं, यादें तो बहुत हैं लेकिन कुछ यादें हैं वो मैं कैमरा पे नहीं कह सकता, बट एक एग्जांपल देता हूँ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, हाँ जी, मैं जो साझी करता हूँ। एक जगह था, अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी जगह फंसा था जहाँ पे कि फायरिंग इतनी तगड़ी थी, 45 मिनट मैं एक छोटे से आयरन पोल के पीछे था, छुपे रहे। सटा रहा, और हेवी मशीन गन फायर चल रही थी। तो 45 मिनट जिनने भगवान थे उन्होंने बचा लिया। क्या बात है। मैंने कहा यार भगवान भी ऊपर से देख के बोल रहा होगा, काका 45 मिनट तेनू बचाता, हूँ तो कुछ कर ले। सही। तो फिर डिसीजन लेना था, टक से डिसीजन ले, मैं यार देखी जाएगी, वहीं से कूदा, फटाफट निकल गए। तो डिसीजन हम लोग को लेना पड़ता है ऑन द स्पॉट। अगर हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ऑपरेशनल सिचुएशन में अगर जो बंदा जमीन पे काम कर रहा है वही डिसीजन ले सकता है, सही है। क्योंकि उसके डिसीजन पे बाकियों की जान बची हुई है, बाकियों की जान उस पे होती है। तो ऐसे कई मौके आते हैं, 11th आवर इमीडिएट डिसीजन नहीं लिया तो नुकसान हो जाता है। सही है। अभी एक नदी है जो बह रही है, खासकर पहाड़ों में आपने देखा होगा, जो नाला होता है उसके किनारे पे हम लोग सीखते हैं। खैर, क्योंकि मैंने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन भी किया हुआ है, कमांडो क्वालिफाइड हूँ, कमांडो कोर्स भी किए हुए हैं मैंने। कहते हैं कि जो ऊपर से पहाड़ी नाला आता है ना, उसके किनारे पे कभी रात को नहीं सोना। अच्छा। आप भी ध्यान रखना, कभी उसके किनारे पे नहीं सोना, क्योंकि फ्लैश फ्लड जब आता है, वो जो सूखा नाला कुछ भी नहीं है, अगर रात को बारिश हुई तो इतनी तेजी से पानी आएगा, रोड के ले जाएगा, पर आपको पता भी नहीं चलेगा। सही है। तो डिसीजन ये लेना है कि यार यहाँ पे आराम से सो सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, थोड़ा कष्ट में सोऊंगा लेकिन आराम से सो जाऊंगा। सही है। तो दैट इज द क्विक डिसीजन यू हैव टू टेक।
एंड डिसीजन लेने में सबसे बड़ी चीज़ ये है, कभी ये नहीं सोचना कि यार मेरा बॉस क्या बोलेगा, अच्छा, क्योंकि ज़मीन पे मैं हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, जिम्मेवारी मेरी है, तो वो डिसीजन मेरा है। सही है। तो इसलिए हम लोग डिसीजन लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ tough। ਮੈਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਆ, ਬਿਲकुल ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ किस तरह का रिएक्ट किया जाता? देखिए, ऐसा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, किसी भी देश का आर्म फोर्सेस, उसकी रिस्पेक्ट तब होती है जब हम आपके ऑपोजिट जो है उनको इज्जत है, जब उनके डेथ हो जाती है उसको इज्जत देते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो कि अगर आप कभी खोल के देख लीजिएगा, कारगिल की लड़ाई में हमारे ऑपोजिट जो भी थे, उन्होंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि वो पाकिस्तानी सैनिक है। ओके। लेकिन हमको भी मालूम था, उनको भी मालूम था। तो जब उनके लोगों की जब अटैक हम लोगों ने किया, उनके लोगों की डेथ हुई, तो हमने बोला कि भाई आपके लोग हैं, आप ले लीजिए। मॉर्टल रिमेन्स जो होता है वापस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। लेकिन एक इज्जत, आर्म फोर्सेस हम लोग इज्जत करते हैं, उन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को एक प्रॉपर बरियल दिया, मिलिट्री बरियल दिया इंडियन आर्मी ने। ये रिकॉर्ड में है। ओके। ठीक है, लड़ाई है, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, वो दूसरी गल है। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰੀ रस्म, वो जो फौजी रस्में वो इंडियन आर्मी ने पूरी की पाकिस्तानियों की। क्या बात है। उन्होंने तो मॉर्टल रिमेन्स लेने से इनकार कर दिया। ਇਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, कारगिल की गल है, ये रिकॉर्ड में है। जहाँ पे अपने विक्रम बत्रा परमवीर चक्र मिला था, ये उसी एरिया की बात है। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं, ਦਾ ऐसा नहीं ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ? नो नो नो, ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ये ਆਰਮੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ। इट इज़ अ प्रिंसिपल, इट इज़ अ प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं सिद्धांत। सही है। ये सिद्धांत है। तो ये चीज़ में वी आर वेरी वेरी केयरफुल। मॉर्टल रिमेन्स चाहे किसी का भी हो, वी शुड गिव रेस्पेक्ट। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ठीक है, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ वो अपने देश का हुक्म पालन कर रहा था, वो अपने देश का ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। सोल्जर जो था वो अपने देश के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, इसमें उसकी गलती थोड़ी है। सही है। वो तो उनके गवर्नमेंट की गलती है, उसमें इंडिविजुअल की गलती नहीं है, तो उसको तो इज्जत देना ही है। और इंडिया ने करके भी दिखाया, कारगिल लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ये फैक्ट है जी, ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ आजकल के नौजवानों को भी, जॉइन आर्मी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ का जो रूटीन है, जो आपकी सीख है, सिखलाते हैं, और जब आप हर जगह जब आप काम करते हैं, जो वो आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क डालेगा, बहुत फ़र्क डालेगा जी। एंड आपने मुझे बात करने का मौका दिया, नहीं सर, थैंक यू सो मच। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਨਾ ਹਲੇ,
ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ थैंक यू सो मच। ਉਹ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, भी फिट है ऐसी ਸੋ बात ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। जी। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ वेलकम ਵੀ एनी टाइम। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ वेलकम ਤੇ एनी ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, पहले मैनू दसना ठीक है, की पूछूगा। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। टफ, ਸੋ इट्स टफ। ਕਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆਇਆਂ ਵੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ any time, ਰੌਚਕ any ਹੋਏਗੀ। time, any ਸਰ time। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਕਰਨਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ।